स्पीति में मनाया। मैं खुद स्पीति 2 दिन रहा, मेरे साथ रवि ठाकुर जी 2 दिन रहे, और वहां हमने घोषणा की थी कि जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, किसी सरकार के ओहदे से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और जो गांव में रहकर अपना गुजारा करती है, उन महिलाओं को हमने ये वादा किया था कि हम आपको आने वाले समय में इंदिरा गांधी सम्मान, और इसका नाम आज से मेरी बहना इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना हो जाएगा। इसकी शुरुआत आज जिला लाहौल स्पीति से हम करने जा रहे हैं। जब हमें सरकार मिली, प्रदेश का खजाना खाली था, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे थे, और आज भी उस बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, और 5 साल सरकार चलाने के बाद इस प्रदेश के खजाने को ऐसे खाली किया कि उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें कम से कम 1 साल लग गया। और जब मैंने पहला अपना बजट प्रस्तुत किया, बजट से पहले जब हमारी बैठक अधिकारियों के साथ हुई कि हमारे खजाने की क्या स्थिति है, उस समय हमें अपनी रोजमर्रा का खर्चा, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और पे देने के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं थे। फिर मैंने कहा कि आज तो कांग्रेस की सरकार आ गई है, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती जो पहले 5 साल सत्ता में थी, तो वो कैसे प्रदेश को चलाते। उनका स्पष्ट जवाब था कि हम कर्जा लेकर सरकार चला रहे हैं। उस समय मैंने भी कहा, फिर क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने 1 महीना हुआ था, मैंने कहा कि हम कब तक कर्जा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तो हमारे 1 दिन का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ये कब तक चला रहेगा। कहते हैं इस कर्जे के बोझ को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और मैं 6 महीने लगातार रात के 11-11 बजे तक कार्य करता रहा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलता रहा, और जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ उस समय मैंने एक ऐसे बजट की नींव रखी जो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर होता है। हम कर्जे पर कर्जा उठा सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हमें कर्जा देने वाले भी मुकर जाएंगे। किसी ने आज तक यह नहीं सोचा। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी कि 40 साल में हम सिर्फ अपने प्रदेश के धन को लुटा रहे थे। जो हमारा प्रदेश का धन था उसको कैसे राजस्व में वृद्धि करके कैसे इस प्रदेश का राजस्व बढ़ाना है, उस दिशा में नहीं सोचा गया। हमारी सरकार बनी और हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने 14 महीने पहले जिस कांग्रेस की सरकार को हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उस सरकार का बजट आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते हुए कदम है। जब प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, जब प्रदेश के पास धन होगा, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता भी बनेगा। और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार पहले दिन से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री बना, आप लोगों के आम परिवार से उठकर मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। एक रिवाज होता है, सचिवालय में अधिकारी, सचिवालय के कर्मचारी शपथ ग्रहण के बाद उनका सचिवालय के गेट पर स्वागत करते हैं। मैंने उस परंपरा को तोड़ा। मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया, उस बालिका आश्रम में गया, और मैंने उनसे मिलकर उनसे कुछ सीखा। और मैंने ये पाया कि जो बच्चा अपनी माता को खो देता है, जो बच्चा अपने पिता को खो देता है, उसके अंदर एक कुंठा सी दबी रहती है कि आगे मेरा देखभाल कौन करेगा। चाहे वो बालिका आश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चे थे, चाहे अपने रिश्तेदारों के पास रहने वाले चाचा जी मामा जी के पास रहने वाले अनाथ बच्चे थे। आने के बाद ही मैंने उस दृष्टि से सोचना शुरू किया, इन बच्चों ने कोई मांग नहीं रखी थी हमारे पास।
मैंने इनके भाव को पढ़ा और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन बच्चों ने अपनी माता को खोया है, जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, हमारी सरकार ने जो 14 महीने पहले बनकर आई, समाज के उस अंतिम वर्ग को छुआ है और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां बच्चों को, अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बच्चा पैदा होगा, दुर्भाग्य से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है पैदा होते ही, उसे एक नर्स जो है उसकी देखभाल करेगी। 3 साल तक एक नर्स उसकी देखभाल करेगी। उसके रहने का खर्चा, उसके सारे खर्चे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी पूरी शिक्षा का खर्चा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। जब वो +2 कर लेगा, +2 करने के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता था। हमने कहा 0 से 27 साल तक की उम्र का जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका, अपने पिता को खो चुका है, 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की ये कांग्रेस सरकार उसका ख्याल रखेगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। अब +2 करने के बाद बच्चा कॉलेज जाना चाहता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, कुछ को डॉक्टर बनने के लिए भेजते हैं, कुछ को इंजीनियर बनने के लिए भेजते हैं। अगर वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर बनने में साल की 1 लाख रुपया उसकी फीस लगती है, 50,000 रुपया उसका हॉस्टल का खर्चा लगता है। हमारी सरकार ने कहा कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई ग्रेजुएट बने, कोई फार्मासिस्ट, कोई भी आगे की हायर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसका सारा खर्चा सरकार देगी, फीस भी सरकार देगी। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को जब कॉलेज जाने के लिए पॉकेट मनी देते हैं कि बच्चा मांगता है कि पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, हमने भी उसी प्रकार उस बच्चे का ख्याल रखा। उसे 4,000 रुपया पढ़ने के समय जाते वक्त पॉकेट मनी मिलेगी हर महीना और साल का 48,000 रुपया मिलेगा। जिस प्रकार सरकार ने अपने बच्चों के लिए हम सरकारी कपड़े खरीदते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं, सर्दी के अलग कपड़े खरीदते हैं, उसके लिए भी हम उसे 10,000 रुपया उपलब्ध करवाएंगे। कोई त्योहार होगा, जिस प्रकार त्योहार में बच्चा आनंद करना चाहता है, चाहे दीपावली है, होली है, चाहे कुछ वो हमारे धर्मों से संबंधित जो भी त्योहार होंगे, उस त्योहार का भी उसे 500 रुपया उस त्योहार से पहले उसे मिलेगा। यह सरकार की संवेदनशीलता ही है कि आज उस समाज के उस वर्ग तक पहुंचे। उसके बाद आज बार जो मैंने बजट रखा, इस बार के बजट में आपने देखा होगा मैंने एक और योजना लाई जिसमें कोई हमारी बहन अगर विधवा हो जाती है, युवा अवस्था में विधवा हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई 30 साल में विधवा होगी, जल्दी शादी होगी, 35 साल में विधवा होगी, 40 साल में विधवा होगी, उसके बच्चे हैं, कमाने वाला परिवार का उनका पति था, उनको छोड़कर चला गया। अभी ये बजट पास होना है 28 को। मैंने एक और योजना समाज के उस महिलाओं के लिए लाई जिनका किसी कारणवश वो विधवा होगी, उनका पति उनको छोड़कर चला गया, उनके मन में यह चिंता रहती थी कि इनकी पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा। अब हमने वो एक योजना लाई है जिसमें 0 से 27 साल तक के विधवाओं की जितने भी बच्चे होंगे, किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स करते होंगे, किसी भी प्रकार की शिक्षा भारत के अंदर लेते होंगे, उन सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाएगी। यह सरकार की संवेदनशीलता है। और जो विधवा गरीब है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमारी कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला किया कि उस विधवा की आय अगर 2.5 लाख रुपया है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, उसको सरकार की तरफ से मकान उपलब्ध करवाएगी और 3 लाख रुपया मकान उपलब्ध करवाने के लिए दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए योजना लेकर आए। अभी हमारा विधानसभा सेशन चल रहा है, हम एक और अपनी बेटियों के लिए योजना लेकर आ रहे हैं। हमने कहा अब बेटी की शादी की उम्र 18 साल नहीं होगी। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जहां बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हम करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है। फिर हिमाचल प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे अपने पांव पर खड़ा हो। आपने बजट में देखा होगा कि जब तक हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, गांव में रहने वाले किसान के हाथ में पैसा नहीं पहुंचता,
गांव में गाय पालक के पास पैसा नहीं पहुंचता। गांव के तहत जो लोग मजदूरी का कार्य करते हैं मनरेगा के तहत, हमारी सरकार ने इस बजट में मनरेगा में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, कई मैंने देखा हमारी बहनें मनरेगा में मजदूरी करती है, मनरेगा में मजदूरी करने वाली बहनों को 1 अप्रैल 2024 से 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 60 रुपए हमने बढ़ाए, यानी कि 240 से 300 रुपया हो गया। क्यों? ताकि गांव की अर्थव्यवस्था बढ़े। हमारी सरकार ने दूध का समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया, दूध का, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जिसने गाय पाली होगी, जिसने भैंस पाला होगा, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई, ये बजट में रखा गया। अब सरकार गाय के दूध पालक से जो दुग्ध उत्पादक होंगे उनसे गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। कितना? 45 रुपए। भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। ये सब योजनाएं क्यों लाई जा रही है? ये सब योजनाएं गांव में रहने वाले युवाओं को, गांव में रहने वाले दुग्ध उत्पादक, गांव में रहने वाले किसान को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, इसलिए ये योजनाएं लाई जा रही है। यही नहीं, हमने कहा जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाहता है, प्राकृतिक खेती गोबर के से आधारित खेती करना चाहता है, उसका गेहूं 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें भी दिया गया। 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें भी दिया गया। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारी गारंटी पूरी करो। सभी गारंटियों को हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। हम कोई 1 साल 2 साल के लिए चुनकर नहीं आए, हम पूरे 5 साल में अपनी पूरी 5 गारंटियों को भी पूरा करेंगे। शिक्षा का स्तर, आज पूरे हिंदुस्तान में गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का पाठ नहीं पढ़ सकता, ये हालात हमारे हैं। हमने उस दर्द को समझा और आज मैं कह सकता हूं कि हमने गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने के लिए पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में जो अगला एकेडमिक सेशन है उसमें इंग्लिश मीडियम से पहली कक्षा से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। मुझे पता लगा कि स्पीति में सर्दियों में भी स्कूल लगते हैं, -7 डिग्री टेम्परेचर में तो आज खड़ा होकर मैं भाषण दे रहा हूं। मैंने उस व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया। सर्दी में बच्चों के कोई स्कूल नहीं लगेंगे, या ठंड से हाथ से गर्म करे या किताब पकड़े, क्या पढ़ाई करे, जहां -, डिग्री टेम्परेचर रहता हो। और हमने कहा कि अगली बार लाहौल स्पीति में सर्दियों में छुट्टियां होगी और गर्मियों में स्कूल लगेंगे। इस प्रकार की हमने जो काफी सालों से चली हुई थी। फिर हमने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक तंगी के बाद भी आज जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी है, चाहे पुलिस के भाई है हमारे, 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति भी है, ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए हमारे पास कितने प्रतिबंध लगे, हमें केंद्र से तंग किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद हमारे 1780 करोड़ रुपए रोक दिए गए। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान था, जो उनका शेयर एनपीओ में कटता था, तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, उसको रोक दिया गया। जो एडीबी वर्ल्ड बैंक से हमें लोन मिलता था उसको रोक दिया गया। जो बजट की योजनाओं में हमको धन मिलना चाहिए था उसको रोक दिया गया। और अभी अभी मुझे पता लगा कि राज्य स्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू की थी उसको वापस ले लिया गया है। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए नहीं थी कि मैं राजनीति में वोट प्राप्त करना चाहता हूं, मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं। आज भी मेरी माता मुझे अपने पिता की पेंशन के आधार पर जो फैमिली पेंशन लगती है उससे पैसे निकाल कर मुझे देती है। एक उनके अंदर आत्मविश्वास है, मैंने इसलिए दी। उन 1,36,000 कर्मचारी और भविष्य में जो कर्मचारी लगेंगे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस प्रदेश में विकास की अपनी गाथा लिखी है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में आपका योगदान दिया है। चाहे स्कूल में लगा हुआ टीचर है, उसने बच्चों को पढ़ाया, चाहे पीडब्ल्यूडी में लगा हुआ इंजीनियर है, आईपीएच में लगा हुआ इंजीनियर है, या कहीं और लगा हुआ इंजीनियर है, उसने बिल्डिंग्स बनाई। चाहे हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस वाले हैं, उन्होंने हमें सुरक्षा मुहैया करवाई। तो हमने ये राजस्व भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर कमाया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैंने बार बार कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने आए हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। आर्थिक तंगी के बाद भी, कटौती करने के बाद भी हमने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए की किस्त दी। 6th पे कमीशन की ग्रेजुएटी 10,000 करोड़ रुपए का ईयर फंसा हुआ था। हमने व्यवस्था में बदलाव लाया और कहा कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इसको भी देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हिमाचल के हमारे अपने परिवार के लोगों के पास जाएगा। पुलिस की डाइट बनी डाइट 7 रुपए हुआ करती थी। मैंने भी, जब मैं विपक्ष में एमएलए हुआ करता था 2003 से, मैं भी बोलता था कि 7 रुपए डाइट बनी है। 2010 से 7 रुपए डाइट बनी है। मेरे पास प्रस्ताव आया कि 400 रुपए हम इसको कर देते हैं। मैंने नहीं, ये नहीं होगा। मैंने 210 से बढ़ाकर 5 गुना पुलिस की डाइट मनी की 1000 रुपया किया, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में लगे रहते हैं। यह सरकार की ही दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि समाज के सभी वर्गों को आगे लाया जाए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, 525 लोग मौत के मुंह में चले गए, हमें छोड़कर चले गए। 4000 पक्के मकान इस आपदा में बह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस रात वो उस पक्के मकान में सो रहा है, अगली रात आपदा उसका मकान भाग कर ले जाएगी। 13,000 घरों का आंशिक नुकसान हुआ। मैं केंद्र से मदद मांगता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, जब विधानसभा में 70 हुआ, हमने कहा कि आप आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े हो। प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें खड़े नहीं हुए। आप अंदाजा लगाइए कि जो आपदा प्रभावित परिवार 16,000 घर आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हो, आप अंदाजा लगाइए। पाई छोड़कर जो व्यक्ति अपना एक घर बनाता है, उसका घर, जिस घर में वो रहता है, अगले दिन आपदा में बह गया हो, पानी में बह गया हो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। हमारी सरकार ने बजट के अन्य प्रस्तावों पर कटौती करते हुए प्रत्येक आपदा परिवार को, जिसका मकान पूरी तरह बह गया, 7 लाख रुपए की मदद की। हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवार पूरे हिंदुस्तान, हिमाचल में कहीं है, हम उनके लिए खड़े हुए। 48 घंटे में बिजली पानी छोड़ दिया। ये सरकार की संवेदनशीलता ही है। आज मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्यों मैंने 7 डिग्री टेम्परेचर में मैं आपसे बात करने आया हूं? क्योंकि मैंने लाहौल स्पीति में हिमाचल डे वाले दिन घोषणा की थी। मैंने कहा था कि हमारी जो गारंटी है, उसका पहला जिला कोई बनेगा तो लाहौल स्पीति बनेगा। रवि ठाकुर जी ने मेरे से बार बार बात की, हिमाचल डे वाले बात की, फिर बार बार आए कि स्पीति में नहीं, पूरे लाहौल में आपको, लाहौल स्पीति में 1500 रुपया देने पड़ेंगे। रोज लड़े मुझसे, और आज समय आ गया कि आज मैं इसके प्रथम चरण की इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि के प्रथम चरण की मैं घोषणा करता हूं। इसके तहत लाहौल स्पीति में जितनी भी 18 साल से ऊपर की बहनें हमारी या छोटी बेटियां हैं, और उनके अंतिम सांस तक हमारी सरकार 1500 रुपया जो हमने गारंटी दी थी, उस गारंटी की लाहौल स्पीति जिले से आज शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। उसी के साथ 2,37,000 महिलाएं और हैं जिन्हें 1100 रुपया और 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। 1 फरवरी से उन्हें भी 2,37,000 जो महिलाएं हमारी पेंशन लेती है, उन्हें भी 1500 रुपया देने की मैं
आज से घोषणा करता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग 5 साल थकते रहे, डबल इंजन की सरकार है, हम तो रिवाज बदलेंगे। हम आपको आत्मनिर्भर करने आए हैं, हम रिवाज बदलने नहीं आए हैं। हम गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम गांव के किसान को, पशुपालक को मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक हिमाचल सरकार की योजनाएं पहुंचे, उस दृष्टिकोण से आए हैं। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने आए हैं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने आए हैं। यह हमारा आपको वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो रवि ठाकुर जी ने हमारी मांग रखी है, बार बार पर्ची आ रही है, मैं बोलना तो बहुत चाहता था, ठंड भी बहुत लग रही है, हाथ ठंडे हो गए हैं, -7 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही होता है, -9 है। रवि जी बोल रहे हैं अभी। मैं उदयपुर में ब्लॉक खोलने की घोषणा करता हूं। माननीय रवि जी ने एक हिंदी में पोस्ट क्रिएशन पीएससी में करने की बात की है, मैं उसकी भी घोषणा करता हूं। मठ ग्राम में वेटनरी डिस्पेंसरी की बात की है, उसकी भी घोषणा करता हूं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की घोषणा की है, उसकी भी बात करता हूं। सब सेंटर हो नोट में सब सेंटर की भी घोषणा करता हूं। इसके अलावा राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा केलांग कस्बे को सीवरेज का कार्य, केलांग कस्बे में सीवरेज का कार्य जो रवि जी अपने एमएलए प्रायोरिटी में डाल देंगे, वो भी हम करने की घोषणा करते हैं। केलांग से बरबो की स्लोप तक के बारे में मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करके इसमें कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। केलांग कस्बे का पानी की निकासी के बारे में भी हम विचार करेंगे। केलांग बाजार के संपर्क सड़क को चौड़ा करने में सौंदर्यीकरण के लिए भी मैं घोषणा करता हूं। आप सब लोगों के बीच में हम लोग आए, 14 महीने बीत गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप हमारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और जो एक योजना हमने शुरू की है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई में अच्छे हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने वाईएस परमार की ऋण योजना शुरू की है। यानी कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले बच्चों के लिए वो 1% लोन पर 20 लाख रुपया लोन ले सकता है, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई करे, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, किसी भी 20 लाख रुपए का। और उसकी गारंटी सरकार के द्वारा दी जाएगी। वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से आप उसका संपर्क करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दी जाएगी और उसके बाद बैंक के माध्यम से जब उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो उस लोन के द्वारा वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकता है। उससे सिर्फ 1% ब्याज पर लोन लिया जाएगा। ये उन सभी हिमाचल प्रदेश के हमारे छात्र एवं छात्रों के लिए है जो उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी के कारण कहीं पढ़ाई से वंचित न रह जाए, उनके लिए हमने ये योजना पिछले बजट में लाई है। समय बहुत था, बजट में हम बहुत कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। ये योजनाएं आपके लिए है, आपके साथ हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो सामाजिक कल्याण मंत्री है धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी आना था, वो भुंतर में उतर गए थे, अभी तक उनका लैंड नहीं हो पाए हैं। उनकी तरफ से भी मैं आपको इस 1500 रुपए शुरू करने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद। और सभी महिलाएं, आज से कांग्रेस सरकार की जो गारंटी हमने पूरी की है, तकरीबन 2,42,000 महिलाओं को आज से 1500 रुपया महीना 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।